Hello friends, a warm welcome on my YouTube channel Josh Legal Knowledge. I hope you all are well. Today we will discuss the topic of composition of arbitral tribunal. इसमें हम पढ़ेंगे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या होता है, हम कैसे आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करते हैं, कितने आर्बिट्रेटर्स होने चाहिए, क्या क्या ग्राउंड्स होता है चैलेंज करने के लिए, प्रोसीजर क्या होता है, टर्मिनेट कैसे कर सकते हैं एंड सब्स्टिट्यूट कैसे कर सकते हैं हम अपने आर्बिट्रेटर को। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे व्हाट इज़ एन आर्बिट्रेशनल ट्रिब्यूनल। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहूँगी, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि कोई भी न्यू वीडियो जब मैं अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है, जिसमें मैंने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बताया है, मीनिंग बताई आर्बिट्रेशन की, तो सबसे पहले उसको देख लीजिए। तो so let's start. What is an arbitration tribunal? Whenever a commercial dispute arises between two or parties and they decide to resolve the dispute through arbitration, an arbitral tribunal is to be set up. It consists of one or more arbitrator that adjudicate and resolve the dispute and provide an arbitral award. जब किसी दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट होता है कमर्शियल मैटर के ऊपर या किसी और भी चीज़ के ऊपर, वैसे मोस्ट ऑफ कमर्शियल मैटर और सिविल मैटर के ऊपर ही देखा जाता है आर्बिट्रेशन के अंदर, तो उसे रिजॉल्व करवाने के लिए वो रिजॉल्व थ्रू द आर्बिट्रेशन के थ्रू होगा। तो जो आर्बिट्रेशन के थ्रू होगा तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सेटअप किया गया है, जिसके अंदर आर्बिट्रेटर्स होते हैं, और वो एक भी आर्बिट्रेटर हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू डिपेंड ऑन देयर पार्टीज की वो कैसे आर्बिट्रेटर को सिलेक्ट करते हैं या चूज करते हैं। और आर्बिट्रेटर उनके डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करेगा और आर्बिट्रल अवार्ड देगा। आर्बिट्रल अवार्ड होता है फाइनल डिसीजन। द सेकेंड पॉइंट है द इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन हैज प्रोवाइडेड अ सेट ऑफ रूल्स known as the rules of arbitration that are to be abided by the parties undergoing the arbitration process as well as the arbitrator. इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर बहुत सारे रूल्स दे रखे हैं जो पार्टीज को अबाइड करता है कि उन्हें किस तरीके से आर्बिट्रेशन का प्रोसेस क्या होगा और आर्बिट्रेटर क्या क्या कैसे अपना कैसे वर्क करेगा। आर्बिट्रेटर कोई गलत वर्क नहीं कर सकता है, वो डिसीजन सही देगा, गलत डिसीजन नहीं देगा। ये सारे प्रोविजंस हमारे आर्बिट्रेशन के अंदर हैं। रूल सेकेंड ऑफ दीज रेगुलेशन डिफाइन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एज एन आर्बिट्रेटर और आर्बिट्रेटर अपॉइंट फॉर डिटरमाइनिंग अ पर्टिकुलर डिस्प्यूट और डिफरेंस। इसमें यह बता रखा है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के अंदर जो आर्बिट्रेटर्स होते हैं अपॉइंट किए जाएंगे कि वो किसी भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करे, चाहे वो डिस्प्यूट हमारे कमर्शियल मैटर के ऊपर हो या कमर्शियल मैटर के ऊपर, जैसे कि दो पार्टीज के बीच में जो डिस्प्यूट कभी होता है या कभी भी वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि इन द फ्यूचर कभी कोई डिस्प्यूट होगा, तो इसीलिए वो लोग आर्बिट्रेशन क्लोज बनाते हैं। अगर वो कोई डिस्प्यूट पर्टिकुलर डिफाइन है या कोई और भी डिस्प्यूट हो उससे रिलेटेड, तो आर्बिट्रेटर उसको रिजॉल्व करेगा। Section 2 Clause D of Arbitration and Conciliation Act 1996 also define an arbitral tribunal as a sole arbitrator or a panel of arbitrator. Arbitral tribunal के अंदर ये होता है कि एक सिंगल आर्बिट्रेटर हो या पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स हो। सो अब हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ एन आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल, चैप्टर 3 ऑफ एन आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 herein referred to as the act lays down the provision for the composition of an arbitral tribunal. आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 के चैप्टर 3 में प्रोविजंस बता रखे हैं कंपोजिशन के, कि कैसे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वो वर्क करता है और कैसे अपॉइंटमेंट किया जाता है और सारे प्रोविजंस। ऑल्सो रूल्स 22 ऑफ द रूल्स ऑफ आर्बिट्रेशन लेट डाउन by the Indian Council of Arbitration state that when an application for arbitration procedure is received, the council takes necessary step for the constitution of an arbitral tribunal to adjudicate the dispute or difference between the parties. इसका आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 का जो रूल 22 है वो ये बताता है कि आर्बिट्रेशन के पास जब भी कोई भी डिस्प्यूट रिसीव होता है उन लोगों को, तो इसके तहत इसके प्रोविजन के अकॉर्डिंग
कुछ नेसेसरी स्टेप्स वो लोग फॉलो करते हैं कि उन्हें किस तरीके से डिस्प्यूट रिजॉल्व करना है, पार्टीज को कैसे हैंडल करना है, क्या फी स्ट्रक्चर है, ये सब हमारे रूल्स 22 के अंदर बताता है। सेवरल प्रोविजंस कंसर्निंग द कंपोजिशन ऑफ एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल आर एज फॉलोज। बहुत सारे प्रोविजंस हैं, जैसे कि सेक्शन 10 बताता है नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर इन एन आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल। According to clause 1 of the section 10, the parties to the dispute are free to mutually decide the number of arbitrator that shall constitute the arbitral tribunal to adjudicate the dispute। इसमें यह है कि दोनों पार्टीज जिनके बीच में डिस्प्यूट हो रहा है, तो पार्टीज जो है वो इंडिपेंडेंट होती है या इंडिपेंडेंट होती है आर्बिट्रेटर को चूज करने के लिए, या वो म्यूचुअली डिसाइड कर लेती है कि हम कितने आर्बिट्रेटर चूज करेंगे। एक आर्बिट्रेटर अगर वो चूज दोनों पार्टी करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, या दोनों अपना अलग अलग आर्बिट्रेटर भी लेके आ सकते हैं, इसके लिए वो इंडिपेंडेंट होते हैं। इट इज हाउएवर नेसेसरी दैट द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर अपॉइंट शैल बी एन ओड नंबर एंड नॉट एन इवन वन, एंश्योर दैट देयर आर नो टाइज। जरूरी ये, इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि आर्बिट्रेटर जो भी अपॉइंट हुए होते हैं वो ओड नंबर में ही होने चाहिए, ना कि इवन नंबर में। क्योंकि ओड नंबर में मान लो जैसे कि एक सिंगल है, तो सिंगल तो अपना कोई फाइनल अवार्ड देगा तो बायस नहीं होगा, बट दो पार्टी के उन लोगों ने अपने अपने अलग अलग आर्बिट्रेटर चूज कर रखे हैं, तो दोनों आर्बिट्रेटर्स होते हैं जो अपॉइंट किए होते हैं, और दोनों आर्बिट्रेटर्स अपने अपने अलग अलग डिसीजन दे सकते हैं। तो जिससे ये होता है कि दोनों के डिसीजन जो होते हैं वो बायस हो जाते हैं। इसीलिए ऑड नंबर में आर्बिट्रेटर होना चाहिए, ताकि दो जो आर्बिट्रेटर है वो एक पक्ष में अपना अवार्ड दे और एक अगेंस्ट में दे। इसीलिए ऑड नंबर के आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने के लिए सेक्शन 10 का प्रोविजन कहता है। फर्दर सेक्शन 10 ऑल्सो स्टेट दैट इफ द parties to the dispute are unable to decide the number of arbitrators, in that case only one arbitrator shall be appointed। इसमें ये बोल रखा है कि अगर पार्टीज अपना आर्बिट्रेटर चूज करने में चूज नहीं कर पाती, अनेबल हो जाती हैं, तो उस केस में एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर दिया जाएगा। रूल 22 ऑफ द रूल्स ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोवाइड दैट इफ द वैल्यू ऑफ द क्लेम मेड अंडर आर्बिट्रेटर इज 1 crore और लेस, A single arbitrator can resolve the dispute if the parties agree to it। इसमें यह बोल रखा है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट 1 करोड़ से कम होगा तो सिंगल आर्बिट्रेटर उसको हैंडल कर सकता है। इन केस वेयर द क्लेम टू द डिस्प्यूट exceed 1 crore, the arbitral tribunal shall be composed of 3 arbitrators with the agreement of the parties। पार्टीज के एग्रीमेंट के थ्रू अगर जो भी डिस्प्यूट हमारा है वो 1 करोड़ से ज्यादा है तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल 3 आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेगा। इससे केस पढ़ते हैं नारायण प्रसाद लोहिया वर्सेस निकुंज कुमार लोहिया। इसके अंदर ये बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को जब हम पढ़ा तो ये ऑब्जर्व किया गया। द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट इफ 2 आर्बिट्रेटर आर अपॉइंटेड फॉर एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इंस्टेड ऑफ 3 एंड दे गिव एन अवार्ड थ्रू कॉमन ओपिनियन, देयर विल बी नो फ्रस्ट्रेशन ऑफ प्रोसीडिंग। इसमें यह बोल रखा है कि अगर 2 आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया गया है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में इंस्टेड ऑफ 3 की जगह पर, तो वो एंड दे गिव एन अवार्ड थ्रू कॉमन ओपिनियन, उन दोनों के जो अवार्ड है वो कॉमन ओपिनियन के द्वारा दिया जा रहा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर? आर्बिट्रेटर का प्रोसीजर क्या है, अपॉइंटमेंट उन्हें कैसे अपॉइंट कर सकते हैं, ये सेक्शन 11 के अंदर है। फर्स्ट, नेशनलिटी। The parties to the dispute may an agreement appoint an arbitrator belonging to any nationality। जो भी आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया जाएगा वो नेशनलिटी का होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो इंडियन ही हो, वो कहीं का भी हो सकता है। पार्टीज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपना आर्बिट्रेटर किसे चूज कर सकता है। अपॉइंटमेंट बाय पार्टीज। द प्रोसीजर टू अपॉइंट 1 or more arbitrator can be decided by the parties। If the parties fail to do so, they may individually appoint an arbitrator each and the 2 arbitrators mutually decide the third one। अपॉइंटमेंट बाय द पार्टीज। अगर पार्टीज अपॉइंट कर लेती है आर्बिट्रेटर को, एक या एक से ज्यादा आर्बिट्रेटर को, तो ठीक है। अगर पार्टीज फेल हो जाती है तो एक इंडिविजुअल आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर दिया जाएगा। अगर 2 आर्बिट्रेटर अपॉइंट होते हैं तो वो म्यूचुअली डिसाइड करके थर्ड आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर सकते हैं। थर्ड है इसका अपॉइंटमेंट बाय कोर्ट। इफ द पार्टीज डू नॉट appoint an arbitrator within 30 days from the receipt of the request, the Supreme Court, High Court or any other official
डेजिग्नेटेड बाय द कोर्ट में अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर। इसमें यह है कि अगर पार्टीज 30 दिन के अंदर अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं करती है तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोई भी अदर कोर्ट है, सेशन कोर्ट होंगे, उनके वो एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकती है। इन गोल्डन एक केस है, इन गोल्डन चैरियट रिक्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस मुकेश पनिका and others, the Supreme Court held that a party to the dispute can file an application for the appointment of an arbitrator by the court only after the expiry of 30 days. इसमें यह है कि कोर्ट आर्बिट्रेटर को तब अपॉइंट करेगा जब उसे ये लगता है कि 30 दिन के अंदर किसी भी पार्टी ने आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं किया है। फोर्थ, पेमेंट ऑफ फीस। द हाई कोर्ट हैज द अथॉरिटी टू फ्रेम रूल्स कंसर्निंग द डिटर्मिनेशन ऑफ द फी ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एंड द मैनर ऑफ इट्स पेमेंट। हाई कोर्ट के पास अथॉरिटी है कि वो डिटर्मिनाई फी के बारे में, फी का पूरा स्ट्रक्चर बनाकर वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को दे। The rules of arbitration also provide the manner of the appointment of sole arbitrator or 3 arbitrator under Rule 23. Rule 23 आर्बिट्रेशन के जो अंदर रूल्स हैं वो प्रोवाइड करता है कि आप अपॉइंट कर सकते हो सोल आर्बिट्रेटर को या 3 आर्बिट्रेटर को या और ऑड नंबर आर्बिट्रेटर को। जरूरत नहीं है कि वो आर्बिट्रेटर 2 हो या 3 हो, 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं। According to this rule, on receipt of the application, the registrar of the arbitration committee may ask the parties to the dispute to settle an arbitrator from among the panel of arbitrator within 30 days. इस रूल के अकॉर्डिंग ये बात बोली गई है कि आर्बिट्रेशन जो कमेटी है वो पार्टी से पूछ भी सकती है कि डिस्प्यूट को सेटल कर दिया जाए आर्बिट्रेटर के थ्रू 30 दिन के अंदर, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो नॉर्मली होते हैं तो 30 दिन के अंदर वो सॉल्व करवा सकते हैं। रजिस्ट्रार ऑफ द आर्बिट्रेशन कमेटी जो है वो पूछ सकती है। In case of failure, the registrar himself appoint a sole arbitrator to resolve the dispute between the parties. अगर पार्टी नहीं कर पाती अपॉइंट आर्बिट्रेटर को तो रजिस्ट्रार खुद ही अपॉइंट कर देगा एक सोल आर्बिट्रेटर कि उनके डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाए। Similarly, the registrar can also appoint 3 arbitrators if the parties to the dispute not arrive at an agreement. रजिस्ट्रार को लगता है कि इस डिस्प्यूट के लिए 3 आर्बिट्रेटर की जो नीड पड़ेगी तो वो 3 आर्बिट्रेटर को भी अपॉइंट कर सकता है। इन ओरिएंटल एक केस से पढ़ेंगे, इन ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस मिसेस नरभरम Power and Steel Private, it was held that the arbitration clause under an agreement is to be strictly interpreted. It expressed the intention of the parties to appoint an arbitrator for the settlement of any dispute. This clause cannot be waived off in normal circumstances. इसमें यह बात बोला गया है कि आर्बिट्रेशन क्लोज जो है एग्रीमेंट, जो हम आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो बनाया जाता है वो इसलिए बनाया जाता है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आगे चल के कि हम आर्बिट्रेटर किसको बनाएंगे किसको नहीं बनाएंगे, और अगर कोई डिस्प्यूट तो भी सॉल्व नहीं होता तो वो नॉर्मली किसी और को आर्बिट्रेटर बना सकते हैं। सेक्शन 12 के अंदर है व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर चैलेंजिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर एंड इट्स प्रोसीजर। इसमें ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से ग्राउंड होते हैं जिसपे हम आर्बिट्रेटर को चैलेंज कर सकते हैं। When a person is nominated as an arbitrator, he is required to either party or parties, whether direct or indirect. Also, he shall disclose if he has a financial, business, professional or any other interest in any of the parties or in the subject matter of the dispute which may prevent him for adjudicating in an impartial manner. इसमें ये बात बोल रखा है कि अगर दोनों पार्टीज जो आर्बिट्रेटर चूज किया गया है वो दोनों पार्टीज के किसी फाइनेंशियल, बिजनेस या प्रोफेशनल या कुछ भी वर्क करता हो या उसका इंटरेस्ट हो उस केस से, तो वो उसको जज नहीं करेगा। इस जजमेंट के लिए मतलब इसके लिए उसे प्रिवेंट किया जाएगा, रोका जाएगा कि वो इम्पार्शियल मैनर के अकॉर्डिंग ना काम करे। Therefore, as per section 12 of the act, either party to dispute may challenge the appointment of arbitrator on the following grounds. बहुत सारे ग्राउंड्स पे हम पार्टी जो है वो आर्बिट्रेटर को वो फॉलो कर सकती है कि चैलेंज कर सकती है फ्लोइंग ग्राउंड्स पे। इफ देयर इज अ सफिशिएंट डाउट दैट द आर्बिट्रेटर में एक्ट इन अ पार्शियल और बायस मैनर। इस ग्राउंड पे भी कर सकती है कि जो भी आर्बिट्रेटर का जो डिसीजन है वो पार्शियल और बायस मैनर से है, वो इस ग्राउंड पे भी इसको चैलेंज कर सकती है। इफ द नॉमिनेटेड आर्बिट्रेटर डज नॉट प्रोजेस द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इफ बाय द पार्टीज टू द डिस्प्यूट। इस ग्राउंड पे भी कर सकते हैं कि आर्बिट्रेटर के पास क्वालिफिकेशन, जिस अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन स्किल्स होनी चाहिए उसके पास नहीं है, तो भी वो आर्बिट्रेटर को चैलेंज कर सकती है।
द अपॉइंटमेंट ऑफ एन आर्बिट्रेटर कैन बी चैलेंज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर मेंशन इन सेक्शन 13 ऑफ एन आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996। आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 के सेक्शन 13 में बता रखा है कि प्रोसीजर क्या है। आइदर पार्टी कैन चैलेंज द अपॉइंटमेंट विद इन 15 days आफ्टर रिसीविंग द नॉलेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल और आफ्टर द नॉलेज ऑफ सर्कमस्टांस मेंशन द अथॉरिटी टू डिसाइड द चैलेंज इज वास्टेड इन द हैंड ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। 15 दिन अगर उसे नॉलेज है, दोनों पार्टी को या किसी पार्टी को नॉलेज है कि हमारा आर्बिट्रेटर ये है और इस आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में हमारा डिसीजन, हमारी जो डिस्प्यूट्स है और इसको रिजॉल्व किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूट हो चुका है, तो 15 दिन का बस टाइम है कि वो 15 दिन के अंदर अंदर अपने आर्बिट्रेटर को चैलेंज कर सकते हैं। उसके बाद का कोई टाइम नहीं है। एक केस से पढ़ेंगे, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड। द कोर्ट हेल्ड दैट इफ एनी पार्टी टू द डिस्प्यूट डिसएग्री or is dissatisfied with the composition of the arbitral tribunal, it can approach the court to challenge the appointment of the arbiter by way of application। इसमें ये बता रखा है कि अगर दोनों पार्टीज को, अगर पार्टीज कोई भी डिसएग्री है या डिससेटिस्फाई है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल से, तो वो कोर्ट में भी चैलेंज कर सकती है उस आर्बिट्रेटर को बाय द वे ऑफ एप्लीकेशन। हाउ कैन एन आर्बिट्रेटर बी टर्मिनेटेड? आर्बिट्रेटर कैसे टर्मिनेट हो सकता है, उसे कैसे हटाया जा सकता है? नॉट ओनली द अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्बिट्रेटर कैन बी चैलेंज बट ऑल्सो हिज मैंडेट कैन बी टर्मिनेट अंडर सेक्शन 14 एंड सेक्शन 15 ऑफ द एक्ट इन द फ्लोइंग केसेस। फर्स्ट, इफ द आर्बिट्रेटर इज अनेबल टू कैरी आउट हिज फंक्शन इन एन इफेक्टिव मैनर और देयर इज ए अनड्यू डिले इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी। आर्बिट्रेटर को हम टर्मिनेट इसलिए भी कर सकते हैं कि वो अपना फंक्शन जो है ना, अपना जो काम है वो टाइम से नहीं कर रहा, अपनी ड्यूटीज को फॉलो नहीं कर रहा और उसे वो डिले करता जा रहा है, जिससे पार्टीज को नुकसान भी हो रहा है। इस ग्राउंड पे भी हम उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। सेकंड, इफ द आर्बिट्रेटर हिमसेल्फ विथड्रॉ फ्रॉम द ऑफिस और द पार्टीज एग्री टू हिज टर्मिनेशन। यदि आर्बिट्रेटर खुद से ही विथड्रॉ कर दे उस पार्टी को, मतलब उस ऑफिस को, तो भी वो टर्मिनेट हो जाएगा। रूल्स 27 ऑफ द आर्बिट्रेशन ऑल्सो स्टेट दैट एन आर्बिट्रेशन कैन बी टर्मिनेटेड फ्रॉम हिज मैंडेट एन अकाउंट ऑफ हिज रेजिग्नेशन ऑफ डेथ। अगर आर्बिट्रेटर की डेथ हो जाती है तो भी वो टर्मिनेट हो जाता है, तब तो वो हट ही जाता है, मतलब तब तो उसका कोई वजूद ही नहीं होता। इफ ही इज नेग्लिजेंट इन परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी, अगर वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करता, तो नेग्लिजेंट ही करता है, सही से काम नहीं करता, तो वो हट सकता है। or fails to act in expeditious manner and does not declare the arbitral award within a prescribed time। एक प्रिस्क्राइब टाइम दे रखा है कि 3 मंथ के अंदर अंदर इनको अपना आर्बिट्रल अवार्ड सुनाना है। अगर वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग आर्बिट्रल अवार्ड नहीं सुनाता या डिसीजन नहीं लेता कोई भी, तो भी उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। नेशनल हाईवे, एक केस से पढ़ेंगे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वर्सेस गैमन इंजीनियर एंड कॉन्ट्रैक्ट। द दिल्ली हाई कोर्ट दैट द arbitral tribunal is bound by the arbitration agreement between the parties. The arbitration agreement cannot be rewritten and neither can the tribunal accept an appointment in part। इसमें बता रखा है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने बात बोली कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बाउंड किस पे होता है? आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के ऊपर, जो दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, और द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कैन नॉट बी री रिटर्न, उसको रिटर्न नहीं कर सकते, एंड उसको दोबारा नहीं लिखा जाता। अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के टाइम पे जो बातें लिखी गई है वो ठीक है, उसके बाद आप उसे सही, मतलब उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको दोबारा नहीं लिख सकते हैं। एंड नाइदर कैन द ट्रिब्यूनल एक्सेप्ट एन अपॉइंटमेंट इन पार्ट। और इसमें यह भी बात है, अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ है हमारा आर्बिट्रेटर ये है और हम इस तरीके से अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व करवाएंगे, तो वो उसी तरीके से रिजॉल्व होगा। ट्रिब्यूनल एंड नाइदर कैन द ट्रिब्यूनल एक्सेप्ट एन अपॉइंटमेंट इन पार्ट। तो ट्रिब्यूनल अपने आप से ही अपॉइंट नहीं होगा। सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन आर्बिट्रेटर, इफ एन आर्बिट्रेटर इज टर्मिनेट। सब्स्टिट्यूट का पहले मतलब यह है कि अगर एक आर्बिट्रेटर की जगह खाली है या वो सही से वर्क नहीं कर रहा, तो उसको हम दूसरे आर्बिट्रेटर को लाकर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, उसकी जगह पे किसी और आर्बिट्रेटर से किसी भी डिस्प्यूट को या दो पार्टीज के बीच में जो भी डिस्प्यूट हुआ उसको रिजॉल्व करवा सकते हैं। फर्स्ट है, इफ एन आर्बिट्रेटर इज टर्मिनेटेड फ्रॉम हिज मैंडेट अनदर आर्बिट्रेटर मे बी अपॉइंटेड एज अ सब्स्टिट्यूट बाय फ्लोइंग द अपॉइंटमेंट प्रोसीजर। अगर आर्बिट्रेटर टर्मिनेट हो जाता है तो उसकी जगह पर दूसरे आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर दिया जाता है
इन सच अ केस द आर्बिट्रल हियरिंग कैन बी रिपीटेड एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। और जो भी हियरिंग पहले हो रखी है, मतलब मान लो कि पहले आर्बिट्रेटर ने आधी हियरिंग कर रखी है और उसके बाद वो टर्मिनेट हो गया, तो जो सेकेंड आर्बिट्रेटर आएगा ना, वो हियरिंग दोबारा से सुनेगा। The provision related to the substitution by an arbitrator are mentioned under section 15 of the Arbitration and Conciliation Act 1996। जो सब्सटीट्यूशन का प्रोविजन दे रखा है वो सेक्शन 15 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट में दे रखा है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि आपके फ्रेंडों की भी हेल्प हो जाए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं लॉ के टॉपिक्स और भी टॉपिक्स क्लियर करूं, तो आप मुझे कमेंट करें कि मैं किस टॉपिक्स को क्लियर करूं। थैंक यू, बाय बाय।